आपका साइंस पॉइंट में स्वागत है। आज अपने एक चीज है, कुछ रीट का जो एग्जाम हुआ है, ठीक है ना, तो उसमें कुछ लोगों के जो टॉपिक है कुछ, ठीक है, भूगोल से संबंधित है, वो उनकी ओर से मैं कुछ उसमें क्वेश्चन डालूंगा। क्वेश्चन टाइप पूरा कराना संभव नहीं है, और भूगोल को पढ़ने का एक तरीका होता है। भूगोल एक प्रकार का साइंस है, ऐसे बीच में शुरुआत नहीं कर सकते हैं। आपको पता है हेरोडोटस ने बोला था, हेरोडोटस कौन थे? हिस्ट्री के पिता थे। उन्होंने कहा था भूगोल को, हिस्ट्री को तब तक नहीं पढ़ा जा सकता जब तक कि आपको भूगोल बहुत अच्छी तरह से नहीं आती होगी, ठीक है। भूगोल तो एक साइंस है। भूगोल में इसलिए तो क्या भूगोल का जो पिता था हेकेटियस था, वो अरस्तु का शिष्य था, और अरस्तु ने बोला ही था ना, जब तक आप भूगोल को तब तक नहीं सही ढंग से पढ़ सकते हैं किसी भी स्थिति को, जब तक कि आपको साइंस बहुत अच्छी तरह नहीं आती हो, ठीक है ना। फिर भी मैं क्वेश्चन आंसर टाइप है ना, इस प्रकार से कोर्स कराऊं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। अपन कृषि से संबंधित कुछ चीजें देखते हैं आज से। एग्रीकल्चर, इसमें देर का है, कृषि के प्रकार एक टॉपिक देखेगा ओनली के, तो कृषि पूरा अपन नहीं पढ़ेंगे, कृषि के प्रकार से संबंधित अपन बातें करेंगे, ठीक है ना। मैं एक चीज बताता हूं, आपने कुछ पढ़ा होगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विश्व के 10% जो क्षेत्र है उसमें 90% जनसंख्या रहती है। कितनी परसेंट? 90% जनसंख्या। पढ़ा है नहीं पढ़ा? और ये क्वेश्चन भी आया है। और आपको ये पता है कि 90% क्षेत्र में क्या रहती है भाई? आपके 10% जनसंख्या रहती है, ठीक है ना। विश्व के 90% जो जनसंख्या 10% क्षेत्रफल में रहती है, और 90% क्षेत्रफल में केवल 10% जनसंख्या रहती है, ठीक है ना। तो कोई भी जनसंख्या को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो कारक होता है, भौतिक कारक होता है, ठीक है ना। भौतिक कारक में जलवायु भी आती है, मृदा भी आती है, उच्चावच भी आते हैं, ठीक, सारे सारे काम आते हैं। तो वैसे कृषि को भी यही कारक प्रभावित करेंगे। आपको पता है जहां की जलवायु अच्छी होगी वहां एग्रीकल्चर अच्छा होगा, जहां मतलब कि एग्रीकल्चर अच्छी होगी वहां पर क्या होगा, जनसंख्या भी अधिक मिलेगी, ठीक है ना, जनसंख्या घनत्व अधिक मिलेगा। और विश्व की जितनी भी प्राचीन सभ्यताओं का विकास है ना, कृषि के विकास के साथ हुआ है, ठीक है। जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो देख लो, मेसोपोटामिया सभ्यता देख लो, मिस्र की सभ्यता देख लो, जो भी हो, ठीक है ना। अपन इसमें कृषि, आपको पता है कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है, ठीक है। पहले आपको ये भी आपके कोर्स में, प्राथमिक सेक्टर किसको बोलते हैं, ठीक है, और द्वितीयक सेक्टर किसको बोलते हैं, ठीक है ना, और तृतीयक सेक्टर किसको बोलते हैं, ये आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर इसको पता होना चाहिए। ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। इसका विकास होगा तभी इनका और इनका विकास होगा। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कैसे। मान लो कृषि क्या करता है, कृषि आपके बहुत सारे उद्योग है उनको कच्चा माल प्रदान करता है, नहीं करता क्या? अब मैं पहले कृषि का मतलब आपको बता देता हूँ। कृषि का मतलब ये नहीं होता है कि फसल का उत्पादन करना। कृषि का उत्पादन होता है फसल का उत्पादन करना, ठीक है, और इसके बाद पशुपालन, ठीक है, और इसके वृक्षारोपण, ठीक है, ये सारे के सारे एग्रीकल्चर के अंतर्गत आते हैं। सेरिकल्चर, मधुमक्खी पालन, मत्स्य का उत्पादन, सारे के सारे कृषि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो कृषि क्या करता है, बहुत सारे उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है, करता नहीं करता, जैसे सूती वस्त्र उद्योग करता ही नहीं करता है, जूट उद्योग को। तो वो लोग क्या करते हैं, वहां का उत्पादन होता है। आपको पता है कि भारत में, अब की बात बता रहा हूं, वर्तमान में लगभग 15 से 16% के आसपास जीडीपी में कृषि का योगदान है। कितना जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? 15-16% के आसपास, भारत की बात बता रहा हूँ। लेकिन लगभग 55% जनसंख्या है ना, किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है कि नहीं। तो जो विकासशील देश है ना, विकासशील देश में कृषि पर निर्भरता अधिक है, ठीक है ना। लेकिन कृषि का जीडीपी में, जैसे भारत देश जैसे देश है, उनका योगदान बहुत कम है। और अमेरिका जैसे जो देश है ना, उसमें कृषि का जो योगदान है ना, जीडीपी 5% से भी कम है विकसित देशों में। और जनसंख्या की निर्भरता भी 5% से कम है कृषि पर, ठीक है ना। अब मतलब मुझे ये बताओ, मतलब 100 रुपया का अगर उत्पादन होता है तो उसमें कृषि से आता 15 रुपया, लेकिन जनसंख्या कितनी उस पर निर्भर है? 55, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या इन लोगों की आय अपने आप कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी? समझे बात होती है। अपन केवल टाइप की बात करें, कभी और मौका मिला तो आगे अपन लोग इसका चल के काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कृषि का मतलब आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब ऐसी प्रकार से कृषि क्या करता है, द्वितीयक सेक्टर को दे देता है कच्चा माल, और द्वितीयक सेक्टर से, मान लीजिए कृषि ने कच्चा माल दिया, तो द्वितीयक सेक्टर कैसे होते हैं? उद्योग होते हैं। उद्योग क्या करते हैं? खाद बीज वगैरह उत्पादित करते हैं कि नहीं करते? वो क्या करते हैं? किसान खरीदते नहीं करते, ट्रैक्टर वगैरह जो भी होते हैं, है ना।
तो ग्रोथ दोनों की एक दूसरे से प्रभावित होती है, समझ गया। किसानों के पास पैसे आएंगे तो चीजें जाके खरीदेंगे, ठीक है नहीं, ऐसे। तो अपन जैसे जो एग्जाम का क्वेश्चन कैसे बनते हैं वैसे देखेंगे। पहले कृषि के प्रकार में मैं आपको बताऊं, वो है हस्तांतरित कृषि, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनके बारे में तीन मतलब क्या है, क्वेश्चन तीन तरीके से बन सकते हैं। एक तो कहाँ होती है, ठीक, एक इनकी विशेषता क्या है, ठीक है नहीं यार, और कोई नाम वगैरह इनका इंपॉर्टेंट हो तो वो अपन लोग देखेंगे, ठीक है, सारा का सारा। तो ये एक आदिम कृषि का प्रकार है, इसमें हल वगैरह नहीं जोड़ते हैं, ध्यान रखना, हल नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। ये आदिम कृषि का प्रकार है, समझे नहीं है। मान लो क्या, जब पर्यावरणीय स्थिति बहुत विकट है, समाज क्या करता है आपका अभी तक क्या तकनीक से, ठीक है, बहुत दूर है, ठीक है ना, आदिम अवस्था में रह रहा है, वहां के लोग क्या कर रहे हैं, इसकी खेती कर रहे हैं। इसका क्या हो रहा है, दिनों दिन क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, मतलब कम हो रहा है इसके क्षेत्रफल में, ठीक है ना। इसमें दूसरी बात यह है, आपको पता है हल नहीं जोतते हैं, कोई बेचने के लिए तो खेती करेंगे नहीं, खेती किसके लिए करेंगे, खाद्यान्न वगैरह करेंगे खाने पीने के लिए, ठीक है। ये बात समझ में आगे नहीं आगे। तो यहाँ की पर्यावरणीय जो परिस्थितियां होती है ना, उसी के अकॉर्डिंग अपन देखने की कोशिश करते हैं। इनके मैं एक चीज बताऊं, दो चीज आप हमेशा ध्यान रखो। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं ना, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जिसमें वर्षा अधिक हो, नंबर एक तो वर्षा अधिक हो, ठीक है ना, वर्षा अधिक और तापमान अधिक हो, दो चीज अधिक हो। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, बात आ गया, जहां वर्षा अधिक होगी और तापमान अधिक होगा, वहां क्या होगा, जो मिट्टी के अंदर, मृदा के अंदर जो भी घुलनशील जो तत्व होंगे ना, वो क्या करेंगे, घुल के जमीन के अंदर चले हो जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं, मतलब निक्षालन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निक्षालन हो जाएगा, ठीक है, निक्षालन हो जाएगा। समझ आई बात को नहीं। अब मैं आपको पूछूं कि पश्चिमी राजस्थान की मृदा में निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिकता होगी, तो उत्तर क्या होगा, कैल्शियम और फास्फोरस का। अब वर्षा होने लगी, अलग बात है, जहां पर भी वर्षा अधिक कम होती है ना, वहां की मिट्टी में कैल्शियम और फास्फोरस मिलेगा। और जहां बारिश बहुत अधिक होती है और तापमान अधिक है, तो कैल्शियम है, फास्फोरस से पानी में घुल के चला जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, लोहा, आयरन और एल्यूमिनियम है, वो क्या करेगा, वो घुलेगा नहीं पानी में, तो वहां पड़ा रहेगा। जहां वर्षा बहुत अधिक होती है और तापमान अधिक होता है, निक्षालन की घटना होती है, और उसमें जिस प्रकार की मिट्टी बनती है ना, उसको बोलते हैं लेटेराइट मिट्टी। समझे मेरी बात को। अब मुझे ये बताओ, जिस मिट्टी में क्या होगा, आपके पोषक तत्व तो नहीं होंगे, तो उनका उपजाऊपन कम होगा कि नहीं होगा। जैसे भारत है, भारत में क्या होता है, भारत की मिट्टी हो, चाहे उष्ण कटिबंधीय कोई भी देश की मिट्टी हो, उसकी मिट्टी में क्या होगा, आपके नाइट्रोजन की कमी मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि भारत में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ती है, समझ आए की बात नहीं। और क्या होते हैं, विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, ठीक है ना, राइजोबियम वगैरह में आप रहते हैं, पौधों की क्या करते हैं, जड़ा में ध्यान हो तो वो क्या करते हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं, ठीक है ना। जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी और जहां बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी, वहां क्या होगा, इनका विकास अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसलिए वहां की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होगी। समझ गया कि नहीं, ठीक है। ये आपके मुख्यतः जहां वर्षा बहुत अधिक होती है और क्या कहते हैं, तापमान अधिक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, वहां ऐसी परिस्थितियां होती है, ठीक है ना। और ये कुछ ही क्षेत्रों में होती है, विषुवत रेखा के आसपास के जो क्षेत्र है ना, जनजाति बहुल क्षेत्र है, जब भौगोलिक परिस्थितियां बहुत ही कठिन है, आदिम प्रकार के क्या लोग रहते हैं, वहां पर इस प्रकार खेती होती है। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके नाम क्या क्या, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है, वो उसको बहुत अच्छी तरह से देख लेना है। पहले मैं आपको बताऊं, भारत में इसके क्या नाम है, ठीक है। झूमिंग कृषि बोलते हैं उत्तर पूर्व राज्यों में, समझ गए बात को नहीं है। और बेवर दहिया और क्या कहाँ बोलते हैं, मध्य प्रदेश में बोलते हैं, कुमारी बोलते हैं केरल में, और पांडु ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। और राजस्थान क्या क्या बोलते हैं इनको, ये वालर है ना, चीमाता है, दजिया है, ठीक है, इनके नाम याद रखने हैं। अब सुनना, ये आपका लंदांग बोलते हैं मलेशिया में इसको, और श्रीलंका को बोलते हैं चन्ना। एक वेदा जनजाति रहती है श्रीलंका में जो कि एक खेती करती है, उसको क्या बोलते हैं, चन्ना कृषि बोलते हैं। चैनगिन किसको बोलते हैं, फिलीपींस में बोलते हैं। मिल्पा बोलते हैं मैक्सिको और मध्य अमेरिका में, समझे बात को नहीं। और रोका बोलते हैं ब्राजील में, ठीक है ना। और ये जो आपका है ना
तुंगिया बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम आया हुआ बर्मा में, इसको स्थानांतरित जो कृषि है ना उसको क्या बोलते हैं, तुंगिया बोलते हैं। और जावा और इंडोनेशिया में इसको बोलते हैं हुमा। ये बात आगे नहीं आएगी समझ में, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें क्या किया जाता है मैं आपको बताऊं। इसमें ऐसे करते हैं, ये जनजाति क्या करती है, बहुत सारा जंगल होता है मान लीजिए, उसके छोटे से भाग में क्या करते हैं ये, या तो खड़े पौधों को जला देते हैं, संभव है, या काट के और वहां पौधों को जला दिया, राख को उसके अंदर फेंक दिया, ठीक है। बात आई समझ में नहीं। फिर कोई तीखा लकड़ी लेकर के या तीखे औजार से यूं थोड़ा खड्डा कर करके और बीज है, अनाज के बीज उसमें डाल देते हैं खाद्यान्न के, और वो क्या करते हैं, उग जाते हैं, ठीक है। अब 3-4 साल ये खेती करते हैं, बाद में उसको छोड़ देते हैं और दूसरी जगह ऐसा करते रहते हैं, ठीक है। बात है समझ में नहीं। अब देखो वो छोड़ दी जगह तो 10-15 साल में क्या होती है, झाड़ियां वहां उग जाती है, ठीक है ना। अगर उस झाड़ियों को जला करके, उस झाड़ियों को साफ करके दोबारा अगर खेती करें उसको, तो उसको बोलते हैं बुश फैलो कृषि, ठीक है। समझ में आ गई। बुश फैलो कृषि भी क्या है, एक स्थानांतरित कृषि का ही प्रकार है, ठीक है। एक दूसरी प्रकार की कृषि होती है स्थानबद्ध कृषि। स्थानबद्ध कृषि का मतलब एक जगह रह करके खेती करना, खेती भी कर लेते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद में थोड़े बहुत पशु भी पाल लेते हैं, इसको बोलते हैं स्थानबद्ध कृषि बोलते हैं। समझ में आई बात है कि नहीं समझ में। और इससे अगली गहन कृषि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसी का क्वेश्चन आएगा। गहन कृषि की विशेषता क्या है, और तो इसमें उत्पादन भी कम होगा, प्रति हेक्टेयर वगैरह उत्पादन बहुत कम होगा स्थानांतरित कृषि का। तो कौन से क्षेत्र में किस नाम से पूछते हैं, सामान्यतः क्वेश्चन यही पूछा जाता है, ठीक है ना। तो गहन कृषि, गहन कृषि वहां की जाती है जहां पर क्या हो, जनसंख्या का घनत्व अधिक हो। नंबर 1, जनसंख्या का घनत्व अधिक, घनत्व अधिक हो। नंबर 2 क्या हो, आपके जमीन कम हो, प्रति हेक्टेयर किसान के पाते क्या है, भूमि बहुत कम है। समझ में बात को नहीं। तो इसके लिए वो क्या करेगा, आप अधिक पूंजी का यूज करेगा, श्रम, पूंजी, श्रम, और ये क्या बोलते हैं इसको, ये जो खाद बीज उर्वरकों का यूज करके प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक प्राप्त करेगा। इसकी विशेषता क्या होगी, प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादकता। प्रति हेक्टेयर का मतलब समझियो, मतलब एक हल में अधिक उत्पादन, प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन कोशिश करेगा, अधिक उत्पादन। पहली विशेषता इसकी ये होगी। अधिक श्रम है, अधिक पूंजी, अधिक उर्वरक की आवश्यकता, और खाद बीज बहुत अच्छी तरह डाले हो, पानी अच्छी तरह डाले हो, ठीक है ना। तो प्रति हेक्टेयर एक हल में अधिक उत्पादन हो जाएगा। समझ आएगी बात को नहीं। अब मुझे पता प्रति व्यक्ति ये अधिक उत्पादन होगा, कम अधिक होगा, प्रति व्यक्ति। मैं ऐसे बताता हूँ, कम होगा अधिक, कम क्यों होगा, क्योंकि मान लीजिए एक बताओ कम होगा, क्यों कम होगा, क्योंकि किसी आदमी के पास 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर जमीन है मान लीजिएगा, है ना। मान लीजिए 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर 20 कुंटल चावल हो गए कि नहीं हो गए। तो 20 कुंटल हो गए, मान लीजिए उसमें 10 परिवार में 10 लोग हैं तो 2 कुंटल आया, एक व्यक्ति की बात है, ठीक है। इसलिए प्रति हेक्टेयर तो उत्पादकता अधिक है, लेकिन प्रति व्यक्ति कम, ठीक है। प्रति व्यक्ति की बात कम आएगा। बात आई समझ में। ये जहां जहां जनसंख्या अधिक है, मुख्यतः ये जो गहन कृषि की जाती है ना, ये की जाती है आपके चावल उत्पादक क्षेत्रों में, ठीक है। जैसे भारत में जहां जहां चावल का उत्पादन क्यों होता है, एक तो क्या करते हैं पानी अधिक डालते हैं, और क्या करते हैं ये खाद बीज अधिक डालते हैं, तो चावल की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अधिक होती है, ठीक है। दूसरा कारण ये है कि चावल श्रम गहन क्या कहते हैं फसल है, ठीक है। मतलब भी उसके पौधे रोपने के लिए वगैरह अधिक श्रमिक चाहिए। दूसरा तीसरा क्या है, चावल में मेरे क्षमता होती है कि 1 हेक्टेयर में उत्पादन इतना अधिक हो जाता है कि पूरे परिवार का भरण पोषण करता है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसलिए जहां जहां चावल का उत्पादन अधिक होता है ना, वहां वहां क्या है, जनसंख्या का घनत्व तो बहुत अधिक है, ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे आप केरल में, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, इनका जनसंख्या घनत्व तो अधिक है कि नहीं है। चीन के पूर्व दक्षिण पूर्व भाग में जनसंख्या घनत्व अधिक है। बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व एशिया में, ये जो 7 देश है उनमें सबसे अधिक है, 1000 से अधिक है बांग्लादेश का घनत्व। तो बांग्लादेश की जनसंख्या करीब 20 मतलब 18-19 करोड़ के आसपास है। तो बांग्लादेश में ये कृषि कौन सी की जाती है, गहन कृषि की जाती है। श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, थाईलैंड हो, है ना, जापान हो, ठीक है ना, इन देशों में जहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक है वहां कौन सी कृषि की जाती है, गहन कृषि। गहन कृषि को समझ में आ गया मतलब, ठीक है कि नहीं। अब देखना क्या ना, भारत है ना, भारत में जितनी जमीन है ना उसकी 54 या 55% जो जमीन है कृषि योग्य है, ठीक है ना। भारत का क्षेत्रफल तो कितना, लगभग 32,37,000 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। और चाइना का क्षेत्रफल भारत से लगभग 3 गुना अधिक है, लेकिन चाइना में जो कृषि योग्य जमीन है केवल 11% ही है। समझे बात नहीं, कृषि योग्य जमीन कितनी, केवल 11% है। मान लो ये 32 लाख है,
सॉरी 32 लाख भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। तो 32 लाख 11 कितना हो गए आपके, कहते हैं 54%, लगभग आधे से ज्यादा 17-18 लाख वर्ग किलोमीटर है ना, वो जमीन भारत में क्या है आपके कृषि योग्य है। लेकिन चाइना का मान लीजिए 1 करोड़ से कम ही है, तो 10 लाख ही है, ठीक है ना। 10 लाख वर्ग किलोमीटर ये जमीन है वो खेती योग्य है। समझ आया बात को नहीं, ठीक है ना। ये आ गया। तो ये प्रति हेक्टर उत्पादकता में क्या क्या देखना वो उसको अच्छी तरह से कर लेना है, ठीक है ना। अधिक पूंजी और श्रम, अधिक उत्पादकता, और मुख्य उद्देश्य क्या करना है इसका, फसल का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य है प्रति हेक्टर अधिक उत्पादन करना। क्यों? क्योंकि जनसंख्या का घनत्व तो अधिक है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इसी को, और इसमें मुख्य फसल है चावल, ठीक है ना। दूसरे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। चावल जहाँ जो क्षेत्र में होता है श्रम गैर, क्योंकि जमीन कम है, जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है। चावल के भरण पोषण की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन अधिक होता है। और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ चावल साल भर खेती होती है, जैसे पश्चिम बंगाल है भारत में, तो साल भर चावल की खेती होती है, 3-3 बार फसल दी जाती है चावल, ठीक है ना। जैसे पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल क्षेत्रफल तो बहुत कम है, फिर भी सबसे बड़ा राज्य है, क्योंकि 3 फसल दी जाती है चावल तो वहाँ। और इसी तरह चीन विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। तो चीन के जो दक्षिण पूर्व भाग है ना समुद्र तट का, वहां साल भर चावल की खेती होती रहती है, ठीक है। अब इसकी उल्टा है विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि का मतलब क्या हुआ? जहां बहुत बड़ा क्षेत्र हो, ठीक है ना, और जनसंख्या पॉपुलेशन कम हो, जनसंख्या घनत्व तो कम हो, ठीक है, नंबर 1 चीज, ठीक है। नंबर दूसरा चीज, यहाँ श्रमिक जनसंख्या बहुत कम है, जनसंख्या घनत्व तो कम है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या यहाँ लोग भी कम है, लोग कम है तो श्रम क्या होगा? महंगा होगा। समझिए मेरी बात को, ठीक है ना। और ये ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन भी बहुत है, तो ये लोग तकनीक में एडवांस है, कृषि का यंत्रीकरण हुआ है, ठीक है। जैसे आपको मैं बताऊं, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, रशिया वगैरह। तो यहाँ एक बड़े बड़े जो किसान होते हैं उनके पास हजारों एकड़ जमीन होती है। कितनी? हजारों एकड़ जमीन होती है। जैसे अपने गाँव है उससे भी बड़ी जमीन होती है, फिर वो पूरे में खेती कर देते हैं, फिर सारा काम मशीनों से होता है, ठीक है। बात आगे समझ में नहीं? तो सारा का सारा काम कैसे होता है? मशीनों से होता है। समझ आया कि नहीं? अब मुझे बता, इसमें जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, दूसरी बात, यहाँ वर्षा कम होती है, वर्षा क्या होती है? कम होती है, फिर भी अधिक प्रभावी है। क्यों प्रभावी है? क्योंकि ये क्या करता है, महाद्वीपीयता के अंदर की ओर पड़ जाते हैं, बीच में शीतोष्ण कटिबंध में पड़ जाते हैं देश, ठीक है ना। शीतोष्ण कटिबंध में पड़ जाते हैं, क्या हो जाता है वहां पर आपके जितनी वर्षा होती है उससे वाष्पीकरण कम होता है। समझे बात होनी है ना, क्योंकि वहां सर्दी पड़ती है, ठीक है, सर्दी पड़ती है तो पानी, फसलों को पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। ये मुख्यतः वहां होता है जहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, पेरी है, ठीक है, स्टेपीज है वगैरह वहां पर, ठीक है। पता ही समझ में नहीं? इसकी मुख्य विशेषता क्या? मुझे बता, प्रति हेक्टर उत्पादन कम होगा, अधिक होगा? अधिक होगा। कम होगा भाई। वहां लेके जमीन लगा दिया, उसको खाद बीज वगैरह थोड़ी देते हैं, बो दिया पूरे के अंदर। यहाँ तो प्रति हेक्टर उत्पादन भाई, एक जमीन ही इतनी है, उसको अच्छी तरह से खेती करते हैं, पानी बहुत ज्यादा डालते हैं इसके अंदर, ठीक, घास फूस भी काट लेते हैं, अच्छी तरह से करते नहीं है। तो विस्तृत कृषि की विशेषता यह है कि प्रति हेक्टर उत्पादन तो कम, ठीक है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत अधिक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप बताओ 1000 हेक्टर में वो खेती करता है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए 20 क्विंटल चावल है, 1 हेक्टर पैदा होता है। वहां मान लीजिए गेहूं है 1000 है ना, 1000 हेक्टर में उसने खेती की, विस्तृत कृषि किसी किसान है, और मान लीजिए 5 क्विंटल है ये आपका पैदा होता है, तो कितना हो गया? गेहूं कितना हो गया? 5000 क्विंटल हुआ कि नहीं हुआ है? 5000 क्विंटल हो गया। तो हुआ तो 1 हेक्टर में 5 ही हुआ ना, मान 1 हेक्टर में कितना 20 हो रहा था मान लीजिएगा, है ना। अब मान लीजिए एक परिवार में कितने लोग हैं, मान लोग भी कम होते हैं, जैसे घनत्व तो कम है, 3-4 लोग होते हैं, 4 लोग हैं, मान लीजिए 5 लोग हैं, तो एक एक पांति कितना पड़ जाएगा आपके? 1000 क्विंटल का अनाज पड़ जाएगा। समझ आएगा नहीं? तो प्रति हेक्टर उत्पादन कम, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादकता अधिक। ये कहाँ? जहां पर क्या क्या जनसंख्या घनत्व तो कम है, और विशेष रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ये बात समझ आएगी नहीं? ठीक है। गेहूं यहाँ की मुख्य फसल है। और गेहूं जो होता है ना, गेहूं और एक छोटे वाला जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होता है ना, ये स्टेपी और पेरी वगैरह घास होती है ना, जो उनके मतलब क्या है कि मतलब क्या चाहिए उनके लिए, टेम्परेचर और वर्षा वगैरह सेम चाहिए। मतलब गेहूं यूं समझ लो घास के जैसा एक पौधा है, ठीक है। ये बात आगे समझ में नहीं? चलो आगे, अगला क्या है बोलो, अगले कृषि ये बोलो। हाँ, अगले कृषि क्या है? अगले कृषि है
अब इसको दे, एक दो ये हो गए, एक विस्तृत कृषि हो गई, स्थानबद्ध हो गई, ठीक है ना। तो अगला कृषि को देख लें, अगला कृषि आपका हो जाएगा वाणिज्यिक कृषि। क्या, कौन सी कृषि? वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि का मतलब होता है ऐसी कृषि जो फसल का उत्पादन करते हैं ना, वाणिज्यिक उद्देश्य, बेचने के उद्देश्य से करते हैं, ठीक है ना। भाई कोई भी चीज हो जाए, जैसे पंजाब के जो किसान है चावल का उत्पादन करते हैं, किस लिए करते हैं? बेचने के लिए, खाने के लिए थोड़ी करते हैं, हैं? जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा के और पंजाब के जो किसान है गेहूं का उत्पादन करते हैं, बेचने के लिए करते हैं। जो बेचने के उद्देश्य जो की जाती है उसको क्या कहते हैं? आपका ये कहते हैं। इसमें फसल का विशिष्टीकरण होता है। विशिष्टीकरण मतलब विशेष फसल का उत्पादन किया जाता है बेचने के लिए, ठीक है ना। एक तो मध्य अक्षांश में वाणिज्यिक कृषि, ठीक है, जो अभी बताया विस्तृत कृषि का क्षेत्र ये, ठीक है, मध्य अक्षांश में। इसमें क्या होता है, एक शब्द आता है सूटकेस किसान। सूटकेस किसान, सूटकेस किसान का मतलब ये होता है कि किसान क्या करते हैं, किसी को रख देते हैं बड़ी खेती की तुम करोगे, जब फसल का उत्पादन वगैरह हो जाता है, जब बेचने की नौबत आती है तो वो सूटकेस लेके आते हैं, फसल को बेच जाते हैं और पैसे लेके चले जाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, ट्रम्स आपके लिए। दूसरे प्रकार की खेती होती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, व्यापारिक कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वो है जहां पर वर्षा बहुत अधिक होती है वहां पे, और तापमान भी बहुत अधिक होता है। ये उपनिवेशिक काल में काम शुरू किया गया था। कौन से काल में? उपनिवेशिक काल में, ठीक है। इसमें प्लांटेशन होता है। प्लांटेशन को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? रोपण कृषि, यानी बागायती कृषि जिसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे चाय है, ठीक है, कॉफी है, ठीक है ना, रबड़ है, ठीक है ना। तो ये अंग्रेज आए बहुत जगह, जैसे आपके मॉरिशस है, फिजी है, ठीक है, वेस्ट इंडीज है, वहां लोगों को ले जाके और वहां को खेती कराई बीच में। ये बागायती कृषि हो गई, ठीक है ना। समझ मेरी बात को नहीं? और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य इसका है, इसका मुख्य उद्देश्य व्यापारिक उद्देश्य है इसका। वहां क्यों कराया गया प्रवासन? इसलिए कराया गया क्योंकि वहां जनसंख्या घनत्व तो कम था, ठीक है। और ये बागायती जो कृषि होती है ना, प्लांटेशन, इसमें लाभ बहुत अधिक है, ठीक है ना। कॉफी कुछ ही क्षेत्रों में हो सकती है जलवायु से, चाय भी कुछ क्षेत्रों में होती है, और संसार के लगभग सभी क्षेत्रों में ये इसका उपयोग किया जाता है, उपभोग किया जाता है, ठीक है। ये उपनिवेश काल में शुरुआत हुई थी। तो ये आ गए ना। अगला इसमें जो टाइप दे रहा हूं, अगला देख लो इसके अंदर। अगला है आपका ट्रक, एक मिश्रित कृषि, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिश्रित कृषि का मतलब ये होता है कि वह कृषि जिसमें फसल का उत्पादन भी हो और पशु का पालन भी हो। फसल का उत्पादन, ठीक है, प्लस आपका पशुपालन, दो काम होते हैं, पशुपालन, दोनों साथ साथ होते हैं। एक मिश्रित कृषि होती है, एक मिश्रित फसल होती है, दोनों में अंतर है। मिश्रित फसल और मिश्रित कृषि में क्या अंतर है? मिश्रित फसल किसको बोलते हैं? मिश्रित फसल का मतलब होता है एक फसल के साथ में दूसरी फसल बोल दिया, जैसे ग्वार के साथ में बाजरी बोल दी, मिश्रित फसल हो गई। और अपन क्या करते हैं, गांव में देखो ऊपर खेती भी करते हैं और पशु भी पालते हैं, करते हैं नहीं करते? ये मिश्रित कृषि है। तो मिश्रित कृषि में क्या होता है? मिश्रित कृषि में भाई पशुओं का जो उत्पाद है वो खेती में काम आ जाता है, खाद वगैरह, और खेती से चारा वगैरह जो पैदा होता है वो क्या कर देते हैं, ठीक है। जैसे यूएसए की मक्का पेटी है, वो मक्का का उत्पादन करते हैं, तो मक्का किसको खिला देते हैं? सुअर को। सुअर बड़ा हो जाता है, बेच देते हैं, पैसे आ जाते हैं, दो काम हो जाते हैं, ठीक है। ये रहता, ठीक है। मिश्रित कृषि इस प्रकार की, एक तो होती है व्यापारिक उद्देश्य से की जाती है मिश्रित कृषि, एक की जाती है जीविका निर्वाहन के लिए, ठीक है। अपने मान लीजिए गांव में जो लोग हैं खेती भी करते हैं, पशु पालन करते हैं, जीव का उपार्जन हो जाएगा, ठीक है, अपना जीवन चलता रहे, इसके लिए करते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये समझ में आ गई नहीं आ गई कि मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, ठीक है। अगला डेयरी कृषि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेयरी कृषि का मतलब दुग्ध उत्पादन, दुग्ध जो पदार्थ है, दुग्ध जो पदार्थ है, और दूध या दूध से बने हुए जो पदार्थ है ना, उनको बेचना, ठीक है ना। ये विकसित रूप से की जाती है डेयरी कृषि, ठीक है ना। जो जैसे डेनमार्क है, ठीक है ना, आपका जो हॉलैंड है और यूएसए भी देख लो, और आपका ये न्यूजीलैंड है, इन देशों में, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, जहां नजदीक है वहां तो पहुंचा देते हैं, और दूध को ऐसे पाउडर वगैरह में चेंज करके फिर बाजार में बेचते हैं। और ये सारा का सारा सिस्टमेटिक ढंग से काम किया जाता है। पशुओं के लिए खेती की तरह चारा का उत्पादन किया जाता है, सबसे बात होनी है। और बड़े बड़े क्या कहते हैं, फ्रिज, शीतागृह इंफ्रास्ट्रक्चर, शीतागृह रूम में वहां रखते हैं ताकि दूध वगैरह खराब नहीं हो।
और पशुओं का इलाज जैसे मानव का अपने यहाँ इलाज करते हैं वैसे वो पशुओं का इलाज वगैरह वैज्ञानिक ढंग से खेती की जाती है, ठीक है ना, ये हो गया। और वहाँ की गायें होती है, दूध भी बहुत ज़्यादा करती है, जैसे जर्सी गाय का नाम हम सुना होगा, ठीक है ना, है जर्सी है, होल्स्टीन है, ब्राउन स्विच है इत्यादि, ठीक है ना। और उसमें ये काम ये भी करते हैं, जैसे यूएसए वगैरह में क्या होता है, यूएसए में इसके साथ में क्या होता है, डेयरी के साथ में, डेयरी से दूध होता है, दूध से क्या मक्खन निकाल लेते हैं, घी निकाल लेते हैं, बाकी दूध बचता है, उसको क्या किसको बुला देते हैं, सूअर भी बुला देते हैं, सूअर को बुला देते हैं, सूअर फटाफट बड़ा हो जाता है और उसको बेच देते हैं, ठीक है। इस तरीके का उत्पादन डेयरी में ये देखना है कि डेयरी कृषि किन के देशों में होती है, इनका ध्यान विकसित देशों में। अपने यहाँ तो जो पशुपालन किया जाता है ना, वो जीविका उपार्जन के लिए किया जाता है, ठीक है ना, व्यापारिक उद्देश्य से नहीं किया जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। एक ट्रक कृषि आजकल का नया फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना। ट्रक कृषि का मतलब ये हुआ कि बड़े बड़े जो शहर है ना, बड़े बड़े, ठीक है, ये साग सब्जी के लिए बड़े बड़े जो शहर है वहाँ उनको सब्जी तो रोजाना चाहिए कि नहीं चाहिए, और सब्जी जल्दी खराब हो जाती है, तो उसके आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ का साग सब्जी का उत्पादन करते हैं, ठीक है। साग सब्जी का उत्पादन किया, सब्जी को लेकर के फटाक से बाजार में जाके बेच दिया, नकदी फसल है, फटाक से पैसे मिल जाते हैं। जहां से फसल को सब्जी को अखेड़ा है ना, जगह खाली हुई वहां दूसरी सब्जी लगा दी, ठीक है। तो ये साल भर रोटेशन चलता रहता है। अपने यहाँ तो क्या होता है, ऋतु के अनुसार फसलें होती है, मान लीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए सर्दी में दूसरी होती है सब्जी, गर्मी में दूसरी होती है, उसके अकॉर्डिंग बोते रहते हैं। दूसरे देशों में जैसे ऐसी कंडीशन नहीं है, उनको दूसरे तरीके से देखते हैं, ठीक है। ये ट्रक कृषि हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक उद्यान कृषि होती है, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर फल और फूल का उत्पादन। जैसे आपको बताऊं, इजराइल एक छोटा सा देश है जिसका क्षेत्रफल बहुत छोटा है और बाड़मेर जिले से भी छोटा है, लेकिन वो क्या करता है, फल और फूल का बहुत सारे फूलों और फलों का उत्पादन करके और हेलीकॉप्टर में डालकर यूरोप को बेच के आता है। वहां पर क्या कर दिए, बड़े बड़े क्या कर दिए आपके, ये क्या बोलते हैं, पोल लगा दिए गए, खंभे, खंभों से क्या कर दिया गया, जैसे अपन तनी बांध कर कपड़े सुखाते हैं कि नहीं सुखाते हैं, वैसे वहां पर पॉलीथीन की थैलियों में खेती होती है। और वहाँ लेजर गाइडेड पानी होता है, ड्रिप सिस्टम है वहाँ, ठीक है। ड्रिप सिस्टम से सारा का सारा पानी उनको दिया जाता है, जड़ों को वाष्पीकरण नहीं होता है। इजराइल की जमीन तो बहुत पथरीली, उस काम की नहीं है। एक बार इजराइल के जो कृषि मंत्री थे राजस्थान में आए थे, और आपको पता है यहाँ पर बहुत सारे अध्ययन दल है, कृषक वगैरह है, कृषि मंत्री वो इजराइल जाते रहते हैं, ठीक है, वहाँ के अनुसंधान से लाभ लेने के लिए। समझ बात को नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई हमारा राजस्थान आप हमारे को दे दो, हम पूरे देश को तुम्हारे क्या करेंगे, अनाज खिला देंगे, और इसके बाद में जो पीछे बचेगा वो हम लेके जाएंगे। इसका मतलब क्षमता हर जगह है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई तेरे, ठीक है। अब ये वाली बात करना। अब एक है आपका दूसरा जो टॉपिक है पशुपालन है, ठीक है। पशुपालन को देखना। पशुपालन एक तो होता है व्यापारिक उद्देश्य से। व्यापारिक उद्देश्य से पशुपालन कहाँ होता है भाई, व्यापारिक उद्देश्य से पशुपालन होता है आपका विकसित देशों में। अभी आपने क्या, न्यूजीलैंड है, पश्चिम यूरोप है, ठीक है, कनाडा है, ठीक है, और यूएसए कुछ पार्ट है, डेनमार्क वगैरह में, ठीक है। एक चरवाह लोग होते हैं, चरवाह कृषि, चरवाह पशुपालन। बस वो क्या, उनका कोई फिक्स जगह नहीं होती है, ठीक है। वो फसल वगैरह नहीं क्या कहते हैं, उगाते हैं, ठीक है ना। उनको पता पड़ता है पशुओं का चारा आज यहाँ है तो यहाँ रह गए, कल यहाँ रह गए, यहाँ, ठीक है। जैसे आपका सारा मरुस्थल है, अरब है, मंगोलिया, अरब से लगाकर मंगोलिया तक ये मध्य एशिया के भाग है यहाँ, ठीक है। अब तो कम हो रहा है लगातार, पहले शुरुआत में ये काम बहुत ज्यादा हुआ करता था। जैसे क्या करते हैं, ये स्थान बदलते रहते हैं। जैसे अपने भारत में क्या होता है, भारत में क्या होता है, ऋतु प्रवास होता है। ऋतु प्रवास का मतलब ये हुआ कि जब सर्दी हुई तो पहाड़ से बकरवाल, गुजर वगैरह जो जातियां हैं, जो पशु रखते हैं, भेड़ बकरी वगैरह, उनको क्या करते हैं, सर्दी हुई तब तो नीचे आ जाते हैं पहाड़ों से, ठीक है, क्योंकि पहाड़ों पे बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, नीचे चलाते हैं पशु को, और गर्मी हुई तो पहाड़ों के ऊपर चले जाते हैं। ये ऋतु प्रवास होता है, ठीक है। समझ आ गया नहीं है। तो पहले इसमें कृषि का यही ध्यान रखना है कि कौन सी कृषि की क्या विशेषता है, ठीक है। एक होता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है, क्रॉप रोटेशन का मतलब हुआ 2-3 साल बाजरी बो दी अपना, ठीक है, और फिर क्या कर दिया, उसकी जगह क्या बोलते हैं, ग्वार बो देते हैं, ठीक है। समझे मेरी बात को नहीं, इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, मतलब फसल को बदल बदल के वो बोलना, ठीक है ना। ओके, ठीक है, फिर आगे और देखते हैं, ठीक है, ओके।